11 दिसंबर 2003 को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 के अफसरान एक ग्रुप लीबिया में एक खसूसी तैयारे पर सवार होने को था जब उन्हें खाकी लिफाफों का एक पलंदा थमाया गया। ये टीम लीबिया के हुकाम के साथ इंतहाई अहम मुज़ाकरात के एक खुफिया मिशन के अख्ताम के करीब थी। जब उन्होंने जहाज़ में सवार होकर उन खाकी लिफाफों को खोला तो उन्हें इल्म हुआ कि उन्हें वो अहम शवाहिद की दिए गए हैं जिनकी उन्हें अशद ज़रूरत थी। उनकी खाकी लिफाफों में एटमी हथियारों के डिज़ाइन थे। इन डिज़ाइंस के अलावा जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ परज़दा जात पाकिस्तान के एटमी सियासतदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने मुहैया किए थे। डॉक्टर कदीर इतवार को 85 बरस की उम्र में वफ़ात पा चुके हैं। गुज़िश्ता निसफ़ सदी में आलमी सलामती के हवाले से अब्दुल कदीर खान एक अहम तरीन शख्सियत है। उनकी ज़ात दुनिया की ख़तरनाक तरीन टेक्नोलॉजी के हवाले से जारी लड़ाई, जहाँ ये टेक्नोलॉजी रखने वाले और उसको हासिल करने वाले ख्वाहिशमंद आमने सामने हैं। इस कहानी का एक अहम महवर थी। साबिक CIA डायरेक्टर चार्ल्स टेंट ने AQ खान को कम अज़ कम उसामा बिन लादेन जितना ख़तरनाक करार दिया था। उन्होंने ये मवाजना उस वक्त पेश किया था जब ये पता लगा चुका था कि उसामा बिन लादेन 9/11 हमलों के मास्टरमाइंड हैं। हकीकत ये है कि अगरचे डॉक्टर AQ खान को मगरबी जासूस दुनिया का सबसे ख़तरनाक इंसान करार देते हैं, लेकिन अपने वतन पाकिस्तान में उन्हें एक कौमी हीरो के तौर पर सराहा जाता है। ये चीज़ आपको न सिर्फ उनकी शख्सियत की पेचीदगी के बारे में बहुत कुछ बताती है, बल्कि ये भी ज़ाहिर करती है कि दुनिया एटमी हथियारों को किस नज़र से देखती है। 70 की दिहाई में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान यूरोप में एटमी जासूस बनकर नहीं आए थे, लेकिन वो एक जासूस बन गए थे। वो 1970 की दिहाई में नीदरलैंड में काम कर रहे थे जब उनके मुल्क पाकिस्तान ने 1971 की जंग में शिकस्त के बाद और इंडिया की एटमी तरक्की से खौफजदा होकर एटमी बम बनाने की मुहिम शुरू की थी। डॉक्टर खान एक यूरोपीय कंपनी में यूरेनियम अफजोदगी के लिए सेंट्रीफ्यूजेस बनाने के नाम में शामिल थे। अफज़दा यूरेनियम को एटमी तवानाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और अगर उसे एक हद से ज़्यादा अफजोदा किया जाए तो उससे एटमी बम बनाया जा सकता है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान उस दौर के जदीद सेंट्रीफ्यूजेस के डिज़ाइन नकल करने में कामयाब हुए और अपने मुल्क वापस लौट आए, जहां उन्होंने एक खुफिया नेटवर्क तश्कील दिया जिसमें बेशतर यूरोपीय कारोबारी अफराद थे जो उन्हें एटमी बम और सेंट्रीफ्यूजेस की तैयारी के लिए अहम तरीन अजरा खाम माल सप्लाई करते थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को अक्सर पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का बानी भी कहा जाता है, लेकिन दर हकीकत वो इस प्रोग्राम के इंतहाई अहम अरकान में से एक थे। मगर उन्होंने निहायत एहतियात के साथ अपनी एक कहानी तैयार की जिसने उन्हें इंडिया के ख़तरे के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की हिफाजत के लिए एटम बम तैयार करने वाले कौमी हीरो का दर्जा दे दिया गया। डॉक्टर अब्दुल करीम के और क्या काम थे जिसने उन्हें इतना अहम बना दिया? उन्होंने एटमी हथियारों के अज्जा फराहम करने वाले अपने खुफिया नेटवर्क को दरामद से बरामद की तरह मोड़ दिया और वो दुनिया भर में घूमने वाली एक शख्सियत बन गए और उन्होंने कई ममालिक के साथ मुआहदे और सौदे किए। उनमें से बहुत से ममालिक को मगरबी ममालिक बागी रियासतें समझते थे। ईरान के शहर नतनेस में एटमी प्रोग्राम के लिए सेंट्रीफ्यूजेस की तैयारी का प्रोग्राम जो हालिया बरसों में शदीद आलमी सफारतकारी की एक वजह बना रहा है, उसका नुमाया हिस्सा अब्दुल कदीर के फराहम करदा डिज़ाइन और मवाद से बनाया गया था। एक मुलाकात में अब्दुल कदीर खान के नुमाइंदों ने ईरान को एक एटमी प्रोग्राम की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले मवाद अज्जा की एक फहरस्त फराहम की थी जिसमें कीमतें भी दर्ज थीं और ईरानी हुकाम उसके मुताबिक माल का ऑर्डर दे सकते थे। अब्दुल कदीर खान ने 1 दर्जन से ज़ायद दौरे शुमाली कोरिया के भी किए थे, जहां से ये ख्याल किया जाता है कि एटमी टेक्नोलॉजी के बदले मिसाइल टेक्नोलॉजी की महारत हासिल की गई थी। और तमाम सौदों के साथ एक अहम राज हमेशा रहा कि क्या अब्दुल कदीर खान ये सब कुछ अकेले कर रहे थे या वो अपनी हुकूमत के अहकामात के तहत काम कर रहे थे। ख़ास तौर पर शुमाली कोरिया के साथ मुआहदा के मामले में कभी ये भी कहा गया कि अब्दुल कदीर खान ये सब कुछ पैसों के लालच में कर रहे थे, लेकिन ये इतना सादा नहीं है। वो अपने मुल्क की क़यादत के साथ मिलकर काम करने के साथ साथ जौहरी हथियारों पर मगरबी ममालिक की इजारादारी को तोड़ना चाहते थे। उन्होंने एटमी हथियारों की टेक्नोलॉजी पर मगरबी ममालिक की इजारादारी को तनकीद का निशाना बनाते हुए उसे मगरबी मुनाफ़क़त करार दिया था।
اور سوال کیا تھا کہ چند ممالک کو اپنے تحفظ و دفاع کے لیے یہ ہتھیار رکھنے کی اجازت کیوں دی جانی چاہیے اور دوسروں کو کیوں نہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا تھا کہ میں پاگل بے وقوف انسان نہیں، وہ مجھے ناپسند کرتے ہیں اور وہ میرے خلاف ہر طرح کے من گھڑت اور بے بنیاد الزامات لگاتے ہیں کیونکہ میں نے ان کے اسٹریٹجک منصوبوں کو خراب کر دیا ہے۔ ان کے نیٹ ورک میں شامل دوسرے افراد جن سے میں نے اس وقت ملاقات کی تھی جب میں عبدالقدیر خان کے متعلق کتاب لکھ رہا تھا، تو مجھے ایسا لگا کہ وہ پیسوں کے لالچ میں یہ کام کرتے محسوس ہوئے تھے۔ 1990 کی دہائی میں لیبیا کے ساتھ ہونے والے ان کے جوہری پروگرام کے معاہدے نے جہاں ان کو زیادہ پیسے دیے تھے، وہیں ان کے زوال کو بھی تیز تر کر دیا تھا۔ برطانوی انٹیلیجنس ایجنسی MI6 اور امریکی CIA نے عبدالقدیر خان کو نگرانی شروع کر دی۔ انہوں نے ان کے بین الاقوامی دوروں پر نظر رکھنا شروع کی، ان کی فون کالز کو ٹیپ کرنا پکڑنا شروع کر دیا اور ان کے نیٹ ورک میں گھس گئے، اور اس کے لیے انہوں نے AQ خان کے نیٹ ورک میں شامل افراد کو بھاری رقم کی پیشکش بھی کی۔ بعض مواقع پر کم از کم $10 لاکھ تک رقم کی پیشکش کی گئی تاکہ ان کے نیٹ ورک کے ارکان کو اپنا ایجنٹ بنایا جا سکے اور ان کے رازوں کو حاصل کیا جا سکے۔ ایک CIA اہلکار کا کہنا تھا کہ ہم ان کے گھر کے اندر تھے، ہم ان کے دفاتر میں تھے، ہم ان کے کمروں میں تھے۔ 9/11 کے حملوں کے بعد خطرہ بڑھ گیا تھا کہ دہشت گرد بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، اور یہی مشکل اور پیچیدگی پاکستان سے نمٹنے اور اسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے خلاف کارروائی کرنے پر آمادہ کرنے میں۔ مارچ 2003 میں جب برطانیہ اور امریکہ عراق پر بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی وجہ سے حملہ کر رہے تھے جن کا بعد ازاں کوئی وجود نہیں نکلا، لیبیا کے رہنما کرنل قذافی نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ انہیں اپنے ایٹمی پروگرام کے منصوبے سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ منصوبہ MI6 اور CIA کے خفیہ دورے کی وجہ سے بنا، اور جلد ہی اس معاہدے کے عوامی اعلان کے بعد اس نے امریکہ کو ایک اہم موقع فراہم کیا کہ وہ پاکستان پر زور دے کہ وہ عبدالقدیر خان کے خلاف کارروائی کرے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اس کے نتیجے میں گھر میں نظر بند کر دیا گیا اور انہیں ٹی وی پر آ کر اعتراف جرم کرنے پر بھی مجبور کیا گیا۔ انہوں نے اپنی بقیہ زندگی ایک عجیب صورتحال میں بسر کی جہاں وہ نہ آزاد تھے نہ ہی قید۔ انہیں آج بھی پاکستانی عوام کی جانب سے ایٹم بم بنانے پر ملکی ہیرو قرار دیا جاتا ہے۔ انہیں بیرونی دنیا کا سفر کرنے اور بات کرنے سے روک دیا گیا ہے۔